नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 8 का अध्याय नंबर 8 आज हमारा रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनजागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु सरकारी प्रयासों के बारे में इस क्लास के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। और बहुत सारे साथी राजस्थान के अंदर राजस्थान टेट जो रेट होने वाली रीट आरटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। राजस्थान पुलिस हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर जो साथी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान वीडियो एग्जाम, राजस्थान वीडियो के साथ वनपाल वन रक्षक एग्जाम, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। यहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। और साथ में देखेंगे अभ्यास प्रश्न भी। तो एक बार इस क्लास को आप लाइक शेयर कर दें और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, शुरू करते हैं इस क्लास को। उससे पहले जो साथी नोट्स है वो लेना चाहते हैं कि सर हमें इन नोट्सों की पीडीएफ चाहिए, तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर के अंदर आपको कक्षा 6 से 12 तक के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही क्लास होती है वहां पर नोट्स आ जाते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले रहेगा भूदान आंदोलन या भूमि सुधार। क्वेश्चन आए हुए हैं इससे भी एग्जाम में और आगे भी आते रहेंगे। देखिए मित्रों, देखते हैं यह क्या है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा सन 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचिरापल्ली से की गई। तिरुचिरापल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन आया था पिछली बार कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो किससे हुई है? तेलंगाना से। याद रखना है दोस्तों, तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गांव है तिरुचिरापल्ली, वहां से 18 अप्रैल 1951 के द्वारा किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? विनोबा भावे के द्वारा। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना। किसी के पास तो बहुत जमीन है, किसी के पास घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, खेती की तो बात ही दूर है। तो उसको दूर करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। राजस्थान में विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट, राजस्थान में किस जिले से शुरुआत हुई है इसकी? नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामदान अधिनियम 1971 है जो पारित किया गया। तो भूदान से रिलेटेड ग्रामदान अधिनियम है जो 1971 में राजस्थान सरकार ने जो ये कानून बनाया। दोस्तों आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने भूमि के विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना की। राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना किसके लिए की गई? भूमि विवाद होते रहते हैं, उन भूमि विवादों में जो जनता फंसती है, बहुत नुकसान होता है, तो उनको सस्ता मिले, शीघ्र मिले और सुलभ न्याय मिले, इसके लिए दोस्तों राजस्थान सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में। राजस्थान सरकार ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है जो 1956 के अंदर लागू किया। ये दोनों के दोनों अधिनियम है। और ग्रामदान अधिनियम है जो 1971 के अंदर पारित किया गया। तीन अधिनियम आए, कब लागू किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरे हम आगे चलते तो दूसरे पे आता है हमारा अस्पृश्यता उन्मूलन। क्योंकि मित्रों जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जनजागरण एवं सामाजिक सुधार। तो अस्पृश्यता उन्मूलन देखिए, आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का क्या किया था? प्रयास किया था। राजस्थान में दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि सभी ने समाज सुधारक के रूप में कार्य किया है। तो इनमें से आ सकता है क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय, इनमें क्या किया? समाज सुधार का कार्य किया। दोस्तों समानता लोकतंत्र का आधार है और प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना गया है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई सा भी व्यक्ति हो, कानून के सामने सब व्यक्ति है, किसी के अंदर भेदभाव है जो नहीं किया गया। आगे देखिए मित्रों, संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म
इस नस्ल, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान कहता है कि देश या राज्य वो किसी के साथ किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान का अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जो छुआछूत है, जिसको अस्पृश्यता हम कहते हैं, उसको कानून या हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो मिला है, और उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी से छुआछूत करता है तो उसको दंडनीय अपराध यानी दंड देने का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है जो लागू किया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया छुआछूत को मिटाने के लिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को लागू किया। केंद्र सरकार का कानून है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989, जिसको राज्य सरकार ने भी क्या किया, लागू किया। दोस्तों, आगे देखिए, वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं आदि के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग। दोस्तों, तो पहला था हमारा भूदान आंदोलन, दूसरा है अस्पृश्यता कानून। कब लागू हुआ? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून है वो तो 1989 में लागू हुआ, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1955 के अंदर लागू हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण की। सबसे पहले चलिए मित्रों, महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। सबसे पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र के हालात है वो बता सकते हैं। अगर आप किसी भी देश किसी राष्ट्र जाते हैं तो वहां की महिलाओं की जो स्थिति है उसको देखकर आप जो देश है राष्ट्र है उसके हालत है उनको अपने आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12%, जो 1951 में कितनी थी? 2.51% थी। आजादी के बाद पहली जनगणना में राजस्थान में महिला साक्षरता दर 2.51 थी, जो 2011 में बढ़कर हुई है 52.12%, जो आज के समय के अनुरूप देखें तो बहुत ही कम है, नगण्य है। दोस्तों, इसको बढ़ाना जरूरी है। अब देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है राज्य महिला आयोग का गठन। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन है जो राजस्थान में किया गया। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। अब कौन वर्तमान में अध्यक्ष है उसकी जानकारी नहीं देंगे क्योंकि बदलते रहते हैं और समय के साथ हमें है जो करंट के अंदर पढ़ना है। दोस्तों, यह था राज्य महिला आयोग। आगे चलिए, नेक्स्ट है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर क्या बनाती है? स्वयं समूह बनाती है। दोस्तों, महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचतों के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां हैं वो विकसित करती है एवं समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध करवाती है। गांव में शहरों के अंदर 10 से 20-30 महिलाएं मिलकर एक समूह बना लेती है। वहां पर वो अपनी छोटी छोटी बचत है वो जमा कर सकती है, अपना कोई धंधा है वो वहां पर कर सकती है, जिसको सरकार है अगर कोई धंधा है उनकी कोई वस्तु उत्पादन वो कर रही है तो उसकी बिक्री के लिए सरकार उनको अवसर भी उपलब्ध करवाती है। दोस्तों, यह है महिला स्वयं सहायता समूह। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण
और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम है जो लागू किया गया था। महिला घरेलू हिंसा, अगर घर पर किसी महिला के साथ हिंसा हो तो उसके लिए यह कानून लाया गया 2005 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, इंपॉर्टेंट रह सकता है ये। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना यानी जिसको जाना जाता है सबला के नाम से। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो सबला के अंदर एक किशोरी है, एक लड़की है, उसको हर क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है, उसको बेहतर समझ दी जाती है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। जिन बालिकाओं ने 11 से 18 वर्ष के बीच में उनकी उम्र हो और विद्यालय छोड़ दिया है या विद्यालय वो गई नहीं है, उनके लिए सबला योजना है जो लागू की गई, जिसके माध्यम से उनका जीवन स्तर, उनका स्वास्थ्य, उनका सामाजिक स्तर, उनकी साक्षरता, इसको सुधार किया जाता है दोस्तों। यह है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। आगे आती है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये करंट में भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है, इसका उद्घाटन किया या इस अभियान की शुरुआत की है। इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ भी सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख ले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए मित्रों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार और उसके साथ कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दोनों का मिलाजुला रूप है। इंपॉर्टेंट रहता है मित्रों, इससे क्वेश्चन भी एग्जामों के अंदर बहुत बार देखने को मिल चुके हैं। आगे देखिए इसके अंदर और क्या है। इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने, लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे मुद्दे जो निर्धारित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, ये क्या क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। ये पहली बात तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, लागू कहां से हुआ था, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना। ये लागू हुआ था हरियाणा के पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब लागू हुआ था, 2015 में। 2015 में डेट अगर बताऊं तो 22 जनवरी 22 जनवरी को यह है जो अभियान लागू किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जब इसको लागू किया गया था, इसके तहत 100 जिलों का देश भर में से चयन किया गया था, जिसके तहत राजस्थान के 10 जिले थे और 10 जिलों में जयपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली, सीकर और झुंझुनू, ये 10 जिले हैं जो पहले चरण के अंदर राजस्थान से इसके अंदर क्या किए गए थे, सम्मिलित किए गए थे दोस्तों। आगे चलिए अब देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून कौन कौन से बने। हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956, संशोधन इसके अंदर 2005 के अंदर हुआ। क्या है ये हिंदू उत्तराधिकार? पहले जो भी उत्तराधिकारी संपत्ति होती थी मां बाप की, उस पर अधिकार किसका होता था, बेटे का। लेकिन 1956 में यह कानून बना दिया गया जिसके तहत बेटी को भी बराबर अधिकार दिया गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज को लेकर यह अधिनियम बनाया गया, देश निषेध अधिनियम 1961। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 में बना, संशोधन 1986 और 2006 के अंदर बाल विवाह के जो निषेध अधिनियम है इसके अंदर हुआ दोस्तों। यह है जो महिलाओं से संबंधित है। महिला है,
शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए कानून। आगे चलते, आगे आता है हमारा मतदान प्रक्रिया। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको पढ़ना जरूरी है, मतदान प्रक्रिया दोस्तों। चलिए देखते हैं मतदान प्रक्रिया के बारे में क्या है। आजकल मतदान किनसे हो रहा है मित्रों? ईवीएम से हो रहा है। तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बहुत एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। पूरा नाम क्या है ईवीएम का? तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम के द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को मतदान किया जा सकता है। कुल मिलाकर ईवीएम की बात करें तो 17 इसके अंदर पॉइंट होते हैं, जिनमें से एक नोटा का रहेगा और 16 है जो उम्मीदवारों का मतदान एक ईवीएम मशीन के द्वारा किया जा सकता है। इस मशीन में जो अंतिम बटन होता है वो नोटा का विकल्प होता है। नोटा का मतलब क्या है? अगर ये मानकर चलो कि आप जहां से हैं वहां पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के अंदर 10 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन 10 के 10 आपको अच्छे नहीं लगे, आपको पसंद नहीं है, आप उनको वोट नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऐसी स्थिति के अंदर नोटा का यूज कर सकते हैं कि मैं इन सभी को पसंद नहीं करता हूं। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि क्या है? शामिल है। मतदान प्रक्रिया के अंदर ये सभी प्रक्रियाएं शामिल है। सबसे पहले तो कि मतदाता उस क्षेत्र में कौन कौन है उनकी सूची बनवाना, उसके साथ फिर मतदान केंद्र बनाना कि यहाँ पर पोलिंग होगी, फिर कौन कौन है जो वहाँ से चुनाव लड़ेगा उसके फॉर्म लेना या उनकी सूची लेना, उसके बाद ईवीएम है उनके द्वारा उनको चुनाव करवाना। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर के द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। और 2018 में क्वेश्चन आया था, जिला निर्वाचन अधिकारी निम्न में से होता है, तो याद रखना कौन होता है? सांसद। ऑप्शन में थे सांसद, कलेक्टर, इसके अलावा भी वहां पे ऑप्शन थे, तो आपको याद रखना कलेक्टर। आगे चलिए, मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। जो मतदान दल है, आप अगर शहर या गांव से आपने मतदान किया है तो आपने देखा होगा जो मतदान दल आता है उसमें एक अधिकारी होता है, बाकी उसके क्या होता है? एक तो पीठासीन अधिकारी मुख्य अधिकारी और बाकी मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते समय मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। जब आप प्रवेश करोगे तो सबसे पहले जो मतदाता सूची है उसमें आपका नाम मिलाया जाएगा। उसके बाद मतदाता के बाईं हाथ की जो तर्जनी अंगुली है उस पर एमिट स्याही लगाई जाती है, जिससे आप दोबारा वोट ना दे सके, क्या कर पाए? दोबारा वोट ना दे सके, फर्जी काम ना कर पाए। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद फिर आप है जो मतदाता रजिस्टर में कि मैं यहां मतदान करके गया हूं हस्ताक्षर करते हैं के बाद ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करते हैं, जो गुप्त रूप से होता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। ईवीएम मशीन का बटन दबाकर मतदाता गुप्त रूप से अपना वोट है वो डालता है। इस प्रकार मतदान पर जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है दोस्तों। आजकल आप देखते हैं कि ईवीएम के साथ आपको वीवीपीएटी क्या होती है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल का भी उपयोग किया जाता है। पास में ही रखती है, ईवीएम के पास में मशीन रहती है, जिसमें जिसको भी आपने बटन दिया है उसका चिन्ह वहां पर आपको दिखाई देगा दोस्तों। वीवीपीएटी एक प्रिंटर युक्ति है जिसको ईवीएम के बैलेट यूनिट या वह कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है, जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह है जो अंकित होता है। यह मशीन पर्ची निकालने में मात्र 7 सेकंड का समय लगाती है। जैसे ही आपने बटन दबाया 7 सेकंड के बाद आपको वो पर्ची वहां पर दिखाई देगी दोस्तों। आगे देखिए, वीवीपीएटी से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है तथा परिणाम की है विजय, जो हारा है उसकी घोषणा वहां पर करता है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहायता स्वीप कार्यक्रम के 2 प्रमुख उद्देश्य है, यानी सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता के स्वीप कार्यक्रम है उसके 2। एक है सूचित मतदाता, कौन होते हैं? जो निष्पक्ष व नीतिपरक मतदाता होते हैं,
निष्पक्ष होते हैं कि हमको एक वोट देना है और इसको देना है। दूसरे होते हैं सूचित, यहां पे दोनों में स का ही फर्क है, जागरूकता के साथ मतदान करने वाले, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको अकॉर्डिंग है वो अपना मतदान करते हैं। तो ये दो प्रकार के मतदान होते हैं। स्वीप कार्यक्रम के अंदर दो प्रमुख उद्देश्य है वो लेकर चलते हैं। ये था हमारा मतदान प्रक्रिया। आगे मतदान प्रक्रिया से आगे आएगा सूचना का अधिकार कानून। ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी साथियों को इतना तो पता है कि 2005 में लागू हुआ, लेकिन राजस्थान में उससे पहले ही लागू हो गया था। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देव डूंगरी गांव के मजदूरों एवं किसानों द्वारा अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्राप्तियां मांगने के लिए संघर्ष किया गया। पहले के टाइम, आज आप सूचना का जो हमें अधिकार दिया गया है, इसके द्वारा आपके पास जो भी कोई सरकारी दस्तावेज या किसी भी कार्यालय के दस्तावेज आपको चाहिए जिसमें आपने किया है, तो आप संपूर्ण जानकारी वहां से ले सकते हैं। पहले ये नहीं थे। अब जो देव डूंगरी गांव है वहां के मजदूर है, उन्होंने काम किया सरकारी। अब सरकारी रिकॉर्ड में उनकी हाजिरियां कम लगी, उनका भुगतान कम हुआ, तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया कि हमें हमारी हाजिरियां और हमारा वेतन है उसकी क्या दो, प्राप्तियां दो, कि हमें पता चले कि हमारी हाजिरियां कितनी लगी है, यहां पर हम कितनी उपस्थिति है यहां पर। इसी मांग के आधार पर सन 2000 के अंदर राजस्थान ने सूचना का अधिकार कानून बनाया, और यह कानून बनाने वाला राज्य है जो पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है। देश का पहला राज्य राजस्थान राज्य है जिसने 2000 के अंदर सूचना का अधिकार कानून बना दिया। अब इसी जनता को भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार ने, तो पहले लागू कहां पर हुआ, राजस्थान में 2000 में, और 2005 में संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया। आगे देखिए, इस कानून के माध्यम से आम आदमी व्यक्ति सरकार या किसी भी सरकारी विभाग से हैं जो सूचना प्राप्त कर सकता है। जो सूचना आपको चाहिए वो सूचना आप वहां से ले सकते हैं। यह था सूचना का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई एग्जाम, शिक्षा मनोविज्ञान का भी टॉपिक है ये। तो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा यह अधिनियम 2009 के अंदर बनाया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसको संपूर्ण देश के अंदर लागू किया गया। दोस्तों, राजस्थान में भी राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया गया, जिसे 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया। अलग अलग चीजें हैं, आपको यहां पे याद क्या रखना है। जो भारत सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया वो 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से लगा। और राजस्थान ने जो राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया वो बना 2010 में और 1 अप्रैल 2011 से वो लागू हुआ। दोस्तों, क्या है इसके अंदर देखिए, इस अधिनियम के अंदर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, यानी प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के कक्षा तक का शिक्षा का प्रावधान किया गया, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। अगर 10 साल का बच्चा है तो वो 4ठी कक्षा के अंदर सीधा प्रवेश भी ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें हैं जो आरक्षित होती है, जिसके बदले सरकार द्वारा 13 निजी स्कूलों को दी जाती है। ये नहीं है कि आप सरकारी स्कूलों में ही ये कानून लागू है, ये प्राइवेट यानी जो प्राइवेट स्कूलें चलती है उन पर भी लागू है। ये वहाँ पर 25% हर क्लास की सीटें हैं, जहाँ पर आप चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे पिछड़े वर्ग से हो, आप वहाँ पर क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, ये है दोस्तों। तो पहला ये देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, ये अधिनियम है जो कक्षा 1 से 8 तक है, 6 से 14 आयु वर्ग के मध्य है, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% सीटें आरक्षित की गई है। दोस्तों, यह था निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। आगे आता है हमारे बाल अधिकार। देखिए बाल अधिकार को, बाल अधिकार अधिनियम 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया।
बाल अधिकार अधिनियम है जो 20 नवंबर 1989 को लागू हुआ, बाल अधिकार समझौते के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब देखिए मित्रों, ये संयुक्त राष्ट्र ने लागू कर दिया है, लेकिन इस समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता है जो व्यक्त की। इसके तहत जो बाल अधिकार अधिनियम है, इसके तहत बच्चों के 4 मूल सिद्धांत है, वो है 4 मूल सिद्धांत। पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है सुरक्षा का अधिकार, तीसरा है विकास का अधिकार और चौथा है सहभागिता का अधिकार। एक बच्चा है जीने का अधिकार, उसकी सुरक्षा का अधिकार, उसके विकास का अधिकार, उसकी सहभागिता का अधिकार। ये बाल अधिकार के रूप में एक बालक को दिए गए हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामूहिक स्तर पर क्रियान्वित व जागरूकता हेतु कार्य करती है। दोस्तों, ये राज्य के द्वारा है। एक तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति है। ये सभी बच्चों के अधिकारों, बच्चों के संरक्षण के लिए है जो कार्य करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन में पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। जो 1098 है ना, ये टोल फ्री नंबर, ये चाइल्ड हेल्पलाइन है। कोई भी बच्चा कहीं पर भी कोई भी दुविधा में है तो आप 1098 पे कीजिए, निःशुल्क है और आपको वहां पर तुरंत आपातकालीन सेवा मिलेगी। दोस्तों, आगे चलिए, नेक्स्ट आ रहा है राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल के द्वारा राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं को निराकरण करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया। जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, ये जनता की सीधी समस्याएं सरकार तक पहुंचे, उनका सीधा समाधान किया जाए, इसके लिए सितंबर 2019 में लागू किया गया। सिटीजन कॉल सेंटर, सिटी शहर के अंदर कॉल सेंटर है 181 से शिकायत दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की गई है। दोस्तों, यह है राजस्थान संपर्क पोर्टल। आगे आता है हमारा साइबर सुरक्षा व साइबर अपराध। साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए होती है। साइबर सुरक्षा, साइबर कहां पर आएंगे? इंटरनेट, मोबाइलों में आएंगे, तो वहां पर सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य, उसी लिए साइबर सुरक्षा है वो है। इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। बात यहां पर करते हैं कि साइबर सुरक्षा है किस प्रकार की जाती है। साइबर सुरक्षा की जाती है तो कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर के द्वारा ही की जाएगी। ये तो है नहीं वहां पर बंदूक लेकर हम बैठ जाएंगे और सुरक्षा की जाएगी, नहीं, कंप्यूटरों के द्वारा की जाती है। दोस्तों, अब ये साइबर सुरक्षा कंप्यूटर की क्या करती है? क्या उनको कोई तोड़ देता है? नहीं मित्रों, उन पर अटैक होता है, तो अटैक होगा तो टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। साइबर सुरक्षा में जो हमले होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? रैनसमवेयर, मालवेयर, साइबर धोखाधड़ी। अब रैनसमवेयर प्रकार का हमला क्या है? ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर व सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। ये एक प्रकार का वायरस है। तो क्या कोरोना की तरह? नहीं मित्रों, वायरस सिस्टम होता है। अगर आप जैसे मोबाइल चला रहे हैं तो आपकी जो भी फाइलें उनको करप्ट कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये होता है वायरस। दोस्तों, मालवेयर, ये कंप्यूटर की किसी फाइल या प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जो कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म या ट्रोजन आदि। कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है, कोई प्रोग्राम है, उसको अगर कोई मालवेयर उस कंप्यूटर में होगा तो वो क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। बात करते हैं साइबर धोखाधड़ी की। तो साइबर धोखाधड़ी 2 प्रकार की है, इसके 2 उदाहरण है। पहला है फिशिंग, दूसरा है स्पूफिंग। स्पूफिंग, फिशिंग क्या है? ये एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को किसी संस्थान के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। किसी संस्थान के नाम से फर्जी ईमेल मिलेगा आपको, आपके पास कॉल आएगा, आपके पास व्हाट्सएप आएगा और सहायता के लिए बोला जाएगा। दूसरा होता है स्पूफिंग। इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो साइबर धोखाधड़ी 2 प्रकार की है, पहली है फिशिंग, दूसरी है स्पूफिंग।
ये था आज का हमारा अध्याय नंबर 8। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न मित्रों। लगभग 10 से 12 प्रश्न रहेंगे, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है लाइक और शेयर कर दें। नए जुड़ रहे हैं जो साथी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ने का काम जरूर करें। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री टेलीफोन सेवा नंबर क्या है? 1055, 1099, सॉरी 1999, 100 या 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए जो आपातकालीन पहुंच सेवा नंबर है वो है 1098। द ऑप्शन यहां पे रहेगा सही। आगे चलिए नेक्स्ट में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई, किस जिले से की गई? शुरुआत 2015 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2018 में। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करते रहे सभी साथी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2015 में। किस राज्य से? हरियाणा राज्य से। आगे चलिए। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राज्य महिला आयोग का गठन, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरपी के लिए। चलिए बताइए। 5 नवंबर 1999, 15 जून 1998, 15 मई 1999 या 15 मई 1997। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य महिला आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? 15 मई 1999 को। स ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, किस राज्य से? किसके द्वारा? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुचिता कृपलानी के द्वारा? भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। कहां से? वर्तमान तेलंगाना राज्य में। आगे चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को लागू किया गया। राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2010 है उसको कब लागू किया गया? 5 अप्रैल 2000, 5 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2011, 1 नवंबर 2005। यहां पर एक ही ऑप्शन होगा आपका। जो कानून 2010 में बना है वो 2011 में तो लागू हो ही जाएगा। स ऑप्शन। जबकि केंद्र सरकार की हम बात करते हैं मित्रों, तो केंद्र सरकार का जो कानून है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? 65%, 25%, 30% या 15%? कितनी प्रतिशत सीटें हैं मित्रों? 25% सीटें। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह है, कक्षा पूछी गई है आपको, कक्षा 1 से 5, 1 से 8, 5 से 8 या 6 से 8? कौन सी कक्षा है? कक्षा 1 से 8 तक। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम है क्या? मतदान के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम मशीन, इलेक्ट्रॉन वोटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यहां पे इलेक्शन है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन वोटर मशीन या इलेक्शन वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इनमें से सही कौन सा होगा? ईवीएम, इससे इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग, एम से मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे चलिए नेक्स्ट। किस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना? देश का पहला राज्य राजस्थान जिसने सूचना का अधिकार कानून है वो बनाया। 2010, 2000, 2005 या 2008? कब बनाया? 2000 के अंदर। और केंद्र ने बनाया था 2005 के अंदर। नेक्स्ट है। नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र के आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया, जिसमें बच्चों के लिए कौन से अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है? जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार या ये सभी?
चार मूल सिद्धांत है जिसके तहत बाल अधिकार समझौते को साइन किया गया, उसको लागू किया गया। वो चार है, पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है सुरक्षा का अधिकार, तीसरा है विकास का अधिकार और चौथा आपका और लिख दूं सहभागिता का अधिकार। चौथा कौन सा है? सहभागिता का अधिकार। तो यहां पे आपका द हो जाएगा ये सभी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामदान अधिनियम कब पारित किया गया? भूदान आंदोलन के बाद राजस्थान के द्वारा ग्रामदान अधिनियम बनाया गया। कब? 1971, 1986, 1955 या 1989? कब बनाया गया था? 1971 के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और चलिए मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे मित्रों। चाहता हूं जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो कम से कम 5-5 साथियों को जरूर हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1971, 86, 55 और 90। 1955 के अंदर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पारित है, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको जल्दी से कमेंट करके बता दें। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ये कार्य जरूर करें। जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।